हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो सीरीज चालू किया है, आज उसका दूसरा क्लास है दोस्तों। ठीक है, इस क्लास में हमने कल क्लास में जो हमने जहाँ से छोड़ा हुआ था टॉपिक को, वहीं से हम देखेंगे। ये जो आप सीरीज आपके लिए ला रहे हैं साथियों, ये आपका शिक्षक भर्ती हो, सीजी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर सी टेट हो, है ना। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही हेल्प कर सकता है, आपके स्टडी लेवल को थोड़ा सा हाई कर सकता है। ठीक है, हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जो जो चीज बाल विकास के संदर्भ में और शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में जो कुछ भी पूछा जाता है, हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। कल हमने देखा था, ठीक है, कल हमने चालू किया था क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने कल देखा था। ठीक है, उसमें से हमने कल शिक्षा के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो उसी पे हमने देखा था क्या, 3H हमने कल देखा था, है ना। 3H इसका जो श्रेय जाता है साथियों, आप यहाँ पर देख पाएंगे, वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय जो जाता है पेस्टोलॉजी को जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र दिया हुआ है जो कि वेटेज रखता है अपने आप पर 3 नंबर के लिए। ठीक है, अभी हम जो मनोविज्ञान है उसके बारे में भी देखेंगे और इस सीरीज के बाद हम इसमें जो एमसीक्यू का भी लाएंगे जिसपे आपका जो प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और ऐसा है कि जो मतलब की परिभाषाएं हैं साथियों, आप सबको उनको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि परिभाषा लगभग पूछा ही जा रहा है हर एग्जामों पे, है ना। तो खास करके जो परिभाषा है उनको आपको अच्छे से पकड़ में रखना पड़ेगा, है ना। तो विवेकानंद वाला हमने कल देख लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सीजी टेट में पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है सीजी टेट में, तो आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी मतलब की परिभाषाएं आएंगी, है ना, विवेकानंद हो गया और इसका महात्मा गांधी जी का, इनका जो है इंपॉर्टेंट है। 2-3 जो प्रश्न है सीजी टेट में देखने के लिए मिला है ये, है ना। तो इनका परिभाषा क्या कहता है कि बालक या फिर मनुष्य के शरीर, है ना, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा को सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का आपको क्या याद रखना है, मनुष्य या बालक का शरीर, है ना, मस्तिष्क अगला, तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कर पाए, है ना, वही क्या कहलाता है, इसका शिक्षा कहलाता है। अगला देखेंगे जॉन डेवी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर क्या कर पाता है, अपना नियंत्रण को जो है स्थापित कर पाता है। मतलब मनुष्य के अंदर या बालक के अंदर ऐसी योग्यताएं जो हमें शिक्षा से प्राप्त होता है, उस योग्यताओं का विकास करके, उन शिक्षा के माध्यम से विकास करके अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप या वातावरण के अनुरूप उसका जो है क्या नियंत्रण अपना कर पाए, है। तो यही ये जो परिभाषा है किनके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद रखना है जॉन डेवी जो हमारे हैं, यही इनका जो है, इन्होंने ही ये परिभाषा को दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एक और परिभाषा है इनका, डेनिविल के अनुसार, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव व अनुभव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। ठीक है ना, ये चीज जो जन्म से मृत्यु तक का जो प्रभाव करता है शिक्षा, ये किनका है, डुनेविल के अनुसार ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, जो परिभाषाएं हैं इनको आपको याद करना ही पड़ेगा साथियों, ताकि क्या है कि ये जो परिभाषा है, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको 3 से 4 परिभाषाएं से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाता है ना। अगला है पेस्टोलॉजी जी का, तो शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक
विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास है ना। शिक्षा को लेकर के इन्होंने अपना क्या परिभाषा दिया है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात क्या है, शक्ति है। उस शक्ति का स्वाभाविक विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि शिक्षा के प्रकार कितने हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, शिक्षा के दो प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। इसका मतलब क्या होता है, औपचारिक जैसे बालक जो है औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है, तो स्कूलों से, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा भी है स्कूल से। जैसे बच्चा जो है स्कूल जाने के बाद स्टार्टिंग से, क्योंकि अनौपचारिक जो नैतिकता जहाँ पर आती है वो कहाँ से आता है, तो हमें विद्यालय के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलता है वो कौन सा शिक्षा कहलाता है। जितने भी हम स्कूल कॉलेज है ना, जहाँ हम स्टडी करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा जैसे सबसे हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाता है हमारा परिवार से ही। जैसे परिवार को ही पहला क्या बोला गया है, पाठशाला बोला गया है। परिवार को क्या बोला जाता है, पहला पाठशाला, है ना। मतलब हमारा जो पहला विद्यालय है वो हमारा क्या होता है, ये याद रखना, पहला विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है ना। पहला विद्यालय हमें किसको माना है, तो विद्यालय किसको माना है, घर को माना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला विद्यालय हमारा क्या है, परिवार है, घर है। ठीक है। अब जैसे इसमें और अनौपचारिक में हमारा समाज भी आ जाता है ना, परिवार, समाज, ठीक है। और वातावरण से जो हम सीख पाते हैं, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारा चीज जितना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे। अब शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो शिक्षा का जो विशेषताएं हैं, ये कभी कभी मतलब शिक्षा शास्त्र में बना करके ज्यादा प्रश्न दिया हुआ है आज तक, है ना। ये प्रश्न जो है सीटेड में भी देखने के लिए मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है एकदम, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ये पहली विशेषता है हमारी शिक्षा का। जो शिक्षा हमारा है कि ये पूरे जीवन तक चलता रहता है। मतलब बच्चा जन्म से कुछ ना कुछ सीखना चालू कर देता है और ये तब तक सीखता रहता है जब तक कि उसकी क्या नहीं हो जाती है, मृत्यु नहीं हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा शिक्षा है, कुछ ना कुछ व्यक्ति पूरे जीवन भर सीखते रहता है। तो जो हमारा शिक्षा है ये इसका कभी अंत नहीं है। अंत तभी होगा जब हमारी मृत्यु हो सकती है ना। जब मृत्यु हो जाएगी तब हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे, है ना। तो वही है कि जीवन पर्यंत चलने की क्या है, प्रक्रिया है। अगला पॉइंट क्या कहता है, शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। मतलब ये जो है शिक्षा जो पूरी तरह से सामाजिक और हमारा जो जितना डेवलपमेंट होता है ना, वो सब कुछ विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और अगला है शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकती है। अभी हमने बताया था, पिछले स्लाइड में हमने देखा था अनौपचारिक और औपचारिक, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों जो शिक्षा है, ये इसकी दोनों तरीके से हम इसको ले सकते हैं, है ना। और शिक्षा क्या है, मूल्यात्मक है। मतलब हम इसको क्या है कि आकलन कर सकते हैं। शिक्षा जैसे बच्चा पहली कक्षा में है और पहली में जब वो स्टडी करता है तो उसके बीच बीच में एग्जाम लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसका जो शिक्षा का स्तर है ना, शिक्षा के स्तर को जांच करने के लिए हम क्या उसका परीक्षा लेते हैं, स्तर को। ठीक है ना, स्तर जांच करने के लिए, स्तर जांच करने के लिए क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो यही कहा है कि शिक्षा को हम मूल्यांकित करते हैं। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब जो मनोविज्ञान है ना, इसमें आपको इस किसी भी आप उसमें अगर पढ़ते हैं जहां पर ये जो पूरी सिलेबस है ना, तो वहां पर आपको मनोविज्ञान को जानने से पहले आपको जो एकदम बेसिक है ना, आप मतलब किताबों से भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एग्जाम को बैठने से पहले आपको मनोविज्ञान से संबंधित कुछ जो एकदम इम्पोर्टेंट है, बेहद ही जरूरी है, जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंटों को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे।
अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इन पॉइंटों को अगर आपने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो अनकम्प्लीट हो सकता है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट है अक्सर पूछा गया है और उसी पॉइंट पर हम पूरे सीरीज पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें की पॉइंट देख सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर सीडीपी का सेक्शन रहता है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, है ना। ये मान के चलिए कि क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है डायरेक्ट में कि यहीं पर एक एक नंबर के ये जो दिख रहा है स्लाइड में, ये सब एक एक नंबर के प्रश्न दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपको मतलब परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, है ना, और थ्योरिकल आपको किताबों में भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन हम उस किताब की थ्योरी में जितना मटेरियल उसमें दिया हुआ है उसमें से हम किन किन चीजों को हमें याद रखना चाहिए एकदम दिमाग में बैठा करके, जिससे अगर प्रश्न बनता ही बनता है ना। तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ सबसे पहले तो रुडोल्फ गोल्कले ने 1590 में किया था। आपको याद रखना है ना, 1590 में कहाँ किया था ये भी आपको याद रखना है। तो साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक में किया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो रुडोल्फ गोखले हैं, इन्होंने 1590 में अपना जो मनोविज्ञान शब्द है ना, मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, है ना, एक पुस्तक में किया था। और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था हमारा साइकोलॉजिया नामक क्या था, पुस्तक था। ये आपको याद रखना है ना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला देखेंगे तो मनोविज्ञान का आदि जनक, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी प्रश्नों में क्या रहता है कि आजकल जो प्रश्न बन रहा है ना, टेटों में, सी टेट में या फिर एमपी टेट में या सीजी टेट में, जो भी आप आने वाला जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो बहुत ही डीपली और एकदम घुमा फिरा करके, है ना, मतलब थोटिकल, मतलब सोचने पे मजबूर करने वाला, कहने का मतलब है कि जो आप उस पर सोच सकें, सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न आज के डेट पे ये देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अभी बहुत सारे जो हमारे साथी होंगे उन्होंने सीटेट का भी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है ना, उसका आप सीटीपी उठा करके देखेंगे तो उसमें जितना भी प्रश्न बना है ज्यादातर उसमें पूरा घुमावदार है ना, पूरी मतलब वो फंसाने का ज्यादा प्रयास करता है कि आप कहाँ पर फंस सकते हो। तो ये जैसे हमने मनोविज्ञान का आदि जनक लिखा हुआ है, आदि जनक का मतलब ये हो जाएगा कि जो सबसे पहला था, है ना, मतलब एकदम पुराना, तो ये कौन है, तो अरस्तु। आपको याद रखना है मनोविज्ञान का आदि जनक अगर आ जाए, है ना, तो आपको क्या याद रखना है, अरस्तु, है ना, जिन्होंने दर्शन शास्त्र में ये चीज कहा है, ठीक है ना। आपको याद भी रखना है ये जो मनोविज्ञान निकला है किससे निकला है, तो दर्शन शास्त्र ये एक हिस्सा था। ये मनोविज्ञान क्या था, तो ये दर्शन शास्त्र से आया है ना। ये जो है मनोविज्ञान जो है ये दर्शन शास्त्र से आया है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। अब आगे अगर देखेंगे तो मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म, ये चीज भी आता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान का अगर जनक आ जाए या जन्म आ जाए तो इसका जो है इसमें आता है विलियम जेम्स का, ठीक है ना, विलियम जेम्स। तो इन्होंने इसको दिया कब था, तो आपको याद रखना है 1912 में दर्शन शास्त्र से इन्होंने ही क्या किया है, उसको अलग किया है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आधुनिक अगर मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन में विलियम जेम्स आपको याद रखना है, और 1912 में इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया था, है। ये जो मनोविज्ञान है ये किसका हिस्सा था, तो ये मनोविज्ञान का, खा लिया खाना, मनोविज्ञान का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जितना भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ही चाहिए। आप किताब में बहुत सारा चीज पढ़े होंगे और पढ़ते भी हैं, तो अगर आप इन पॉइंटों को अगर आपने कवर नहीं किया है तो इनको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, है ना, ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा होगा या देख रखा होगा,
है ना। हम मतलब रिवीजन के रूप में आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उन्हीं चीजों को हम देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्न उठ करके डायरेक्ट बनता है ना। आगे देखते हैं मनोविज्ञान का क्या है, शब्द की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जैसे क्या हम कह सकते हैं, तो ये इसमें दो शब्द याद रखना है, दोनों शब्दों का मतलब भी मैं इसमें बताया हूं कि क्या क्या है। अब एक शब्द आता है इसमें साइकी और लोगोस, ठीक है। ये दो शब्द है साइकोलॉजी का, है ना। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी ये जो शब्द है, ये शब्द मिलके किससे बना है, आपको ये ध्यान में रखना है ना। बहुत फंसाता है ये जो प्रश्न है बहुत फंसा देता है कभी कभी। ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी एक पहला है साइकी और एक दूसरा है लोगोस, ठीक है। साइकी और लोगोस, जिसका अर्थ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो साइकी है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों आत्मा, है ना। इसका अर्थ है आत्मा साइकी का, ठीक है। और अगर लोगोस का हम अर्थ समझे तो इसका अर्थ क्या दिया है, तो तर्क भी कह सकता है, कभी कभी तर्क भी आता है ना, ध्यान में रखना। जैसे तर्क और विज्ञान ये दोनों एक ही नाम है, किसका, लोगोस का। तर्क लोगोस का एक नाम है तर्क, ये भी आ सकता है, ठीक है। और विज्ञान तो फिर आएगा ही, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो दोनों शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ये भी मतलब बहुत कंफ्यूज वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। कैसे, अगर ये जो दोनों शब्द हैं, है ना, ये जो दोनों शब्द है कहां से आया है, तो ये आया है ग्रीक भाषा के शब्द से, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ग्रीक भाषा से। अगर ये चीज अगर नहीं है प्रश्न में, अगर ये चीज ना हो तो ये स्टार लगाया हूं इसमें, बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या जाता है, कभी कभी ग्रीक भाषा का शब्द है ये भी मिलेगा और कभी कभी लैटिन भाषा भी देखने के लिए मिलता है ना। तो दोनों एक ही चीज है। अगर प्रश्न में ध्यान में रखना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में, अगर हमारे क्वेश्चन में क्या है कि अगर ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा या फिर ग्रीक शब्द का उपयोग नहीं हुआ है ना, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लैटिन भाषा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न में ग्रीक भाषा हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा तब उसके जगह में क्या मिलेगा, हमें लैटिन भाषा, है ना। ये ऑप्शनल है। एक बार दोबारा सुनिएगा, अगर क्वेश्चन बना है साइकी और लोगोस से, है ना, अगर उस चार ऑप्शन में से अगर हमें ग्रीक भाषा ना मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा कुछ चार ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, ग्रीक भाषा, ठीक है। और अगर लैटिन भाषा है, सॉरी दोस्तों, ये ग्रीक भाषा है और ये लैटिन है, ठीक है। ये लैटिन है और ये ग्रीक है। अगर ग्रीक हमें देखने के लिए क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तब हमें लैटिन देखने के लिए मिलेगा, और अगर लैटिन भाषा अगर है तो हमें क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, ग्रीक नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न में लैटिन भाषा होगा तो हमें ग्रीक देखने के लिए नहीं मिलेगा, और अगर हमारा ग्रीक है तो ये लैटिन भाषा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर स्टार इसको जब देखेंगे, ग्रीक भाषा के ना होने पर हमें लैटिन भाषा सही होगा हमारा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, तो ये जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी, तो इसको क्या कहा गया है, आत्मा का विज्ञान कहा गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, आपने कई सारा किताब, कई सारा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा होगा, है ना। तो एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो हमारा वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान का जो विकास है ना, मनोविज्ञान का जो विकास है, ये इसका जो सही क्रम है ना, जो एकदम सही क्रम से हमें कैसे
याद रखना है ना। और इसी क्रम से आपको क्या है कि हमें एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा तो इसी क्रम पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसमें थ्योरिकल जो आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा है, लेकिन आपको मेन चीजें जो है आपको याद क्या क्या रखना है ना। इसका अगर आप थ्योरिकल जाओगे तो बहुत सारा इसमें लंबा चौड़ा देखने के लिए मिलेगा कि आत्मा का विज्ञान ऐसे ऐसे हुआ है ना। ये कब शताब्दी में माना गया है, कौन कौन इसके समर्थक थे, कौन इनके विरोधी हुए, है ना, क्यों इसको नकारा गया, है ना, क्या कारण के वजह से हमें जो है आत्मा के विज्ञान से फिर मन के विज्ञान में जाना पड़ा। ऐसे कई सारे आपको किताबों में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं किताबों में, लेकिन इस वीडियो में हम उन चीजों को फोकस करेंगे, उन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। आप बहुत सारा थ्योरिकल नॉलेज अब कितना पढ़ेंगे, है ना, इतना ज्यादा पढ़ेंगे सारा कुछ तो याद रहता नहीं है। तो हम बस पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और उस पर ही बात करेंगे कि आपको इस चीज में क्या चीज याद रखना है और जो एग्जाम पे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला है हमारे ये आत्मा का विज्ञान, ठीक है ना। आत्मा का विज्ञान आपको अब कैसे याद रखना है, ये देखिएगा, एक लाइन है, मैं आगे दिखाना चाहूंगा आपको। एक लाइन है दोस्तों, ये जो परिभाषा है बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा दिया हूं। ये जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा है। आपको याद कैसे करना है, तो एक परिभाषा भी है दोस्तों, उसको क्रम याद करने का एक सरल सा एक परिभाषा भी दिया है एक मनोवैज्ञानिक ने, उनका नाम है वुडवर्थ। उनका क्या नाम है? वुडवर्थ जी का कहना ये था, है ना, कि सबसे पहले जो है मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपना आत्मा का क्या किया? त्याग किया। ये लाइन हो गया सबसे पहला क्रम, ये पहला क्रम है ना। मतलब मनोविज्ञान में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया। ये दूसरा नंबर हो गया मन का, पहले आत्मा, है ना, आत्मा। मतलब इनका विरोध भी हुआ कि भाई हम कई सारे साइंटिस्ट आए और बोला कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, आत्मा को किसने जाना है, कौन देखा है, क्या है ना। ऐसे बहुत सारी चीज जो है उसमें मत आए। फिर उसको जो आत्मा का विज्ञान था उनको नकारा गया। फिर कई ऐसे मतलब जो जिन्होंने विरोध किया होगा उन्हीं ने फिर अपना मत भी दिया होगा, है ना। तो जब अपना मत दिया तो उनको भी एक नाम की जरूरत पड़ा होगा। तो नाम आत्मा को कौन देखा है ना, ये मत था, आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं है। तो फिर इस बहुत सारा जो कथन विचार मंथन किया गया होगा उस टाइम पे, इसके बाद बोला गया कि नहीं, हम मन की मतलब आत्मा के विज्ञान को हम नकारेंगे, है ना। हम अपना मतलब सोचना विचारना हम मन से करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या दिया अपना मत कि इसे हम क्या बोलेंगे? मन का विज्ञान बोलेंगे, है ना, मन का विज्ञान बोलेंगे। तो दूसरे नंबर पे आ गया मन का विज्ञान, है ना। तो अब दूसरे नंबर पे भी आ गया कि मन का भी त्याग किया, है ना, मन का भी त्याग किया। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा मन का त्याग। अब मन का त्याग किया, है ना, इसके बाद फिर किया चेतना का त्याग, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, चेतना, ठीक है साथियों। अब पहले हमने आत्मा को भी नकार दिया, अब जो मनोवैज्ञानिक ने जो मन का दिया होगा, है ना, तो और कोई समय बीता होगा कुछ समय बाद, और फिर कोई नए मनोवैज्ञानिक आए होंगे और फिर उन्होंने भी मन का जो विज्ञान था उसको मतलब अपनाने से नकारा। कहने का मतलब उसको उन्होंने ये कहा होगा, अपना मत दिया होगा कि नहीं, हम आत्मा के विज्ञान को मानेंगे ही नहीं, है ना। चलो ठीक है, तो हम मन के विज्ञान को कैसे मान ले? भाई मन को भी कौन देखा है कैसे पता चलेगा? ना हम उसको देख सकते हैं, ना तौल माप सकते हैं, है ना। तो उस मन के विज्ञान को भी मतलब समय बीतते गए, इसके बाद उसको नकार दिया गया कि हम मन के विज्ञान को भी नहीं मानेंगे। और जो 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 मनोविज्ञान वैज्ञानिक रहे होंगे और जिन्होंने मन का मतलब कि विरोध किया होगा, तो विरोध दिया होगा, तो फिर अपना भी तो मत रखा होगा ना उन्होंने। तो फिर उन्होंने क्या मत दिया अपना? चेतना। एक शब्द है चेतना, आपको याद रखना है। पहला हो गया हमारा आत्मा, दूसरा हो गया हमारा मन, तीसरा हो गया हमारा चेतना। तो फिर इसका भी विरोध किया गया, जो चेतना का है, चेतना का जो मनोविज्ञान है, इनका भी विरोध किया गया। और किया गया
और वर्तमान में है, वर्तमान में व्यवहार के रूप में इसे अपना लिया गया। कहने का मतलब ये है, ये भी कह सकते हो कि केवल अब वर्तमान में व्यवहार बाकी है। ये कथन बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको इस कथन को मतलब एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। ये कथन अगर आपको याद हो गया तो आपका जो क्रम है वो क्रम आपको याद हो जाएगा। और ये जो बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और इसको कहने वाले कौन थे, देने वाले कौन थे, तो वुडवर्थ थे, है। ये जो कथन था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपना आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में अभी केवल उसका क्या बाकी है, व्यवहार बाकी है। ठीक है, या तो उस व्यवहार को अपना लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब वापस आते हैं स्लाइड में। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्रम में जो है आपको दिखेगा यहाँ पर आत्मा का विज्ञान। ठीक है, अगला क्रम क्या है हमारा, आत्मा का विज्ञान। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो देने वाले थे, है ना, उस पर हम थ्योरिकल नॉलेज में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको आत्मा के विज्ञान में क्या क्या याद रखना है, ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इतना याद रखना है बस। अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं होता है, कहानी जैसे अगर आपको याद नहीं होता है, तो आप बस इतना याद रखिए, आपका काम इतने में ही निकल जाएगा। ठीक है, आपका काम जो है इतना में निकल सकता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जो आत्मा का विज्ञान था तो इसका समर्थन देने वाले कौन कौन थे, है ना। ये जो नाम दिख रहा है आपको, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। ठीक है, ये जो तीन नाम है दोस्तों आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। किस पर याद रखना है, तो मनोविज्ञान पर, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। ठीक है, अब ये जो आत्मा का विज्ञान था इसको कब दिए थे, तो आपको सन याद रखना है। ये कब की बात है, तो 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ये जो था ये पूरा आत्मा का विज्ञान माना गया इसको। ठीक है ना, आत्मा का विज्ञान माना गया कब तक, तो आपको याद रखना है ये डेट 16वीं शताब्दी। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये दूसरा नंबर का क्रम है, आपको इसी क्रम में याद रखना है। ठीक, मन, या फिर मन को हम मस्तिष्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी मन का विज्ञान भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक में ये दोनों लिखा हुआ है, मन का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, मन कह लीजिए या फिर मस्तिष्क कह लीजिए, है, या तो हम मन भी कह सकते हैं या फिर मस्तिष्क भी बोलिए। तो मन का या फिर मस्तिष्क का विज्ञान, तो इसका जो समर्थन करने वाले थे, तो कौन कौन समर्थन करने वाले थे, तो ये आपको नाम याद रखना है, पोम्पोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान देने वाले कौन थे, ये तो कौन थे, पोम्पोलॉजी। और इन्होंने दिया कब था, तो आपको याद रखना है ये सन 17वां शताब्दी। ठीक है, और पोम्पोलॉजी के समर्थक में कौन कौन हुए थे, तो आपको समर्थक भी याद रखना है। ये जो समर्थक थे तो कौन थे, जॉन लॉक, थॉमस रीड और बर्कले। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। इसमें लंबा चौड़ा थ्योरी में नहीं बता रहा हूं, आपको उन पॉइंटों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आपको ये अगर इससे प्रश्न बने तो इससे बाहर प्रश्न ना बने। मतलब अगर आप इतना जान रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है अगर इनसे बनता है तो इन्हीं से लगभग बनेगा, है ना। अगला देखते हैं, हमारा तीसरे नंबर का है। हमने देख लिया आत्मा का विज्ञान, हमने देख लिया मन का विज्ञान, और तीसरा देख रहे हैं हमारा चेतना का विज्ञान। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि पहले मन का, आत्मा का त्याग किया, दूसरा मन का त्याग किया, तीसरे में चेतना का त्याग किया, फिर लास्ट में चौथे नंबर पे किसको अपना लिया गया, तो व्यवहार को अपना लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। अब हम देख रहे हैं क्या, चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना का विज्ञान ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका तीसरे नंबर का क्रम है। तो ये जो 17वां शताब्दी से चला मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये 17वीं शताब्दी से चालू हुआ और कहां तक चला, तो आपको याद रखना है इसका 18वां शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक ये चला होगा। ठीक है, ये कहां तक चला होगा, तो 18वीं शताब्दी तक चला होगा, आपको याद भी रखना है ना। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में यहीं तक था, ये जब ये बना होगा, तो इसका अंत आपको याद रखना है, कहां तक चला था, तो 16वीं शताब्दी तक।
फिर 17वीं शताब्दी से आ गया हमारा मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कह लीजिए। इसके बाद 18वीं शताब्दी तक ये पूरा मन का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान ही चलता रहा है। इसके बाद जैसे ही 19वीं शताब्दी आया, ठीक है, 19वीं शताब्दी आया जब, तो आपको ये चीज याद रखना है कि 19वीं शताब्दी से फिर इसका विरोध किया गया, है ना। तो इसका समर्थन देने वाले कौन कौन थे, है ना, जो देने वाले रहेंगे तो कौन रहा होगा, ये नाम है विलियम जेम्स साली, विलियम हुंट और टिचनर। ये जो 3 नाम है ये आपको याद रखना है, जो चेतना का विज्ञान देने वाले थे, चेतना का विज्ञान, है ना। तो इनको देने वाले कौन कौन थे, तो विलियम जेम्स थे, है ना, जेम्स विलियम हुंट और टिचनर थे, ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे तो आपको इसी में एक चीज और याद रखना है, क्या, चेतना के विज्ञान में ही, इस चेतना के विज्ञान में ही आपको याद रखना है एक पॉइंट और इसी से निकल के आता है, क्या है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब A to Z ये उठ करके सीटेट में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। मतलब जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है शब्द का जो चेतना है किसने किया था, तो आपको याद रखना है ये है विलियम मैकडूगल। ये चीज A to Z यही प्रश्न हमारा सीटेट में बन चुका है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ये जो जितना भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब हम आगे देखेंगे तो व्यवहार का अगला है हमारा चौथे नंबर का, क्या बच गया, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे तो व्यवहार के विज्ञान में ये सबसे लास्ट में है, और जब से ये बना हुआ है व्यवहार का विज्ञान तब से अब तक ये चल रहा है ना। आपको इसका नाम क्या रखना है, याद रखना है, तो जेबी वाटसन, है ना, जो 20वीं शताब्दी से चालू हुआ है, 20वीं शताब्दी से, और जो अब तक ये चल रहा है, अब तक अभी मतलब इसी व्यवहार का विज्ञान को ही हम मतलब फाइनली मान रहे हैं, है ना। ये अब तक चल ही रहा है, 20वीं शताब्दी में आया था, और देने वाले कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, क्या, जेबी वाटसन, ठीक है। और ये अब तक चल रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपको, या मतलब इसके विकास के क्रम में आपको कम से कम इतना सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे कुछ परिभाषाएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मैं स्टार लगा दिया हूँ, जो स्टार लगा हुआ है एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इन पॉइंटों को किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं आना है ना, आपको एकदम उसको पढ़ना है। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेंगे, अगर एक बार नोट बना लेते हैं, तो दोबारा जब इसको देखेंगे, अपना नोट खोल करके रिवीजन करेंगे, तो आपको एक से 2 बार में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी में क्या है, मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जेबी वाटसन ने इसको कहा है, हमने पीछे देखा अभी ही, है ना। व्यवहार का विज्ञान किसने दिया है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो व्यवहार का विज्ञान जो है किसने दिया है, जेबी वाटसन ने, है ना। तो अगर उसमें परिभाषा आता है, ठीक है, तो हमारा जब जेबी वाटसन ने ही दिया है तो इसमें परिभाषा बनता है ना, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक और निश्चित विज्ञान है। ये किसका कथन है दोस्तों, तो जेबी वाटसन का। आपको याद रखना बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट ये परिभाषा है, ठीक है। आगे अगर देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पहले ही बताया जो क्रम बताने से पहले। तो ये क्या कहता है, मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, है ना, और अंत में क्या है कि व्यवहार को बस अब व्यवहार बाकी है, ठीक है। तो ये कथन भी किसका है, तो वुडवर्थ जी का ये कथन है, बेहद इंपॉर्टेंट कथन है ये, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तीसरा क्लास में इसके आगे का देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।